जिनके हाथ में कलम और पेपर होगा वो आप थोड़े नोट्स लेंगे और सवाल तैयार करेंगे तो अच्छा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेक्चर है। कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि फॉल्स फ्लैग टेरर अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। एंड व्हाट आर फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स? फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स वो होते हैं जब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स आतंकवादी हमले करवाते हैं अपने राजनीतिक या आर्थिक एजेंडा को लेकर। जैसे पहले दंगे करवाए जाते थे और दंगों के माध्यम से हेडलाइन बदली जाती थी, उसको हम लोग वी यूज्ड टू कॉल इट दी पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स, दंगों की राजनीति। और अभी के युग में पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में खास करके वी आर इनटू व्हाट इज कॉल्ड दी पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, आतंकवाद की राजनीति। ओके, तो फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स इज व्हेन अटैक करवाए जाते हैं, टीवी पे कुछ कहानी और होती है और पर्दे के पीछे कुछ कहानी और होती है। ठीक है, जब ये आतंकवादी हमला हुआ था और मैं पिछले 20 सालों से टेरर अटैक्स का अभ्यास कर रहा हूँ। पूना में भी जब आपके जमन बेकरी का हमला हुआ था तो मैं और मेरे दोस्त किशोर हम लोग दोनों आए थे और तब भी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी थी और हम लोग ने जो बातें बोली थी, बाद में करकरी जी आए थे बोलने के लिए, मगर उसके पहले हमको समझ में आ गई थी कि एक टेरर नेटवर्क ऑपरेट करी है देश में, जो सनातन संस्था अभिनव भारत के नाम से बाद में बात पता चली थी। ओके, तो जब ये पुलवामा की बात हुई तब मैंने आर्टिकल मार्च में ही लिख दी थी। तो वो टाइम पे मेरा एक दोस्त हम लोगों ने मिलकर काफ़ी रिसर्च करके बहुत सारी बातें निकाली थी। उसके बाद बम्बई में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बम्बई में पब्लिक मीटिंग, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, ज़्यादा कोई लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। और उसके बाद कि मगर इस मोदी को चैलेंज कैसे किया जाए, क्योंकि अभी वापस बात आ रही है कि मोदी वापस कुछ करने वाला है। तो हम लोग ये भी आपस में बोलते थे कि मोदी ने पुलवामा करवाया है और बाद में ये भी बोलते कि वापस कुछ करने वाला है, तो फिर हम लोग करें क्या? तो एक्सपोजिंग पुलवामा इज़ वन थिंग, मगर हमारे पास स्ट्रैटेजी है, मोदी क्या करने वाला है वो भी अनुमान है और उसको कैसे रोका जा सकता है वो भी मैं एंड में बात करूँगा। पॉइंट इसके सत्यपाल मलिक जी बोलने के बाद, और मैं उनको 3-4 बार दिल्ली में जाके मिल चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बात बोली है वो एक्चुअली देश की राजनीति बदलने वाली बात बोली है। वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली है क्योंकि जैसे कर्नाटका में बात हो गई कि ये 40% वाली सरकार है, करप्शन वाली सरकार, और बाद में मोदी भी कर्नाटक को नहीं बचा पाया। और अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि पुलवामा में 40 शहीद जो हमारे हुए उसको मारने वाले कौन थे, और वो बात और भी क्लियर होती जाएगी लेक्चर के माध्यम से, तो फिर 2024 का एक निर्णायक मोड़ आ सकता है सत्यपाल मलिक जी के बोलने के बाद। अभी सत्यपाल मलिक जी ने जो बात बोली कि गलती हो गई, जब ये धमाका हुआ तो मोदी जी तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, आपको सबको पता होगा कि वो एक उत्तर प्रदेश में कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे और कोई कम्युनिकेशन नहीं था, विच इज़ अनबिलीवेबल। वो ये मान ही नहीं सकता क्योंकि मोदी कंट्रोल्स द न्यूक्लियर कोड्स और सैटेलाइट फ़ोन के बिना ये हो ही नहीं सकता कि मोदी और डोवल और जो वो टाइम पे राजनाथ सिंह थे होम मिनिस्टर, वो कांटेक्ट में नहीं थे। और ये सवाल किसी भी राजनीतिक दल ने इतना सिंपल सवाल नहीं पूछा है। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि गलती हो गई, और क्योंकि मीडिया उनके पास है, वो गवर्नर थे। तो फिर मैंने सत्यपाल जी को पूछा कि एक जगह पे आप बोल रहे कि गलती हो गई और दूसरी जगह पे सत्यपाल मलिक ये भी बोल रहे कि 10-12 दिनों से गाड़ी घूम रही थी RDX को लेकर, तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? बोले वो हवा में बात आ गई थी कि कुछ होने वाला है। तो जब सत्यपाल मलिक जी ये बात बोलते 3:10 को 14 फरवरी को ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद सत्यपाल मलिक बोलते कि 1 घंटे के बाद मुझे मोदी का फ़ोन आया कि तुम चुप बैठो और कुछ आगे तुम्हें बोलना नहीं है। बात सही है। उसके बाद डोवल का भी फ़ोन आता है कि तुम चुप बैठो, इसका कुछ और परिणाम निकलने वाला है। तो ये गवर्नर साहब समझ गए कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, मगर वो चुप बैठ गए। अभी जो भी कारण से उन्होंने बात बोली वो बोली, लेट बोली जो भी हुआ, मगर उन्होंने बोल दिया है। अभी उसको लेकर सेकुलर आंदोलन और सेकुलर पार्टीज किस किस्म से इसकी नैरेटिव खड़ी करे, अभी वो सवाल हमारे सामने है। ठीक है, दूसरी जो बात सत्यपाल मलिक जी बोलते, जो मेरे लिए भी नई बात थी, वो बोलते हैं कि जो हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट की जो डिमांड CRPF ने किया था वो मुझे बोलते वो मैं करवा देता। मतलब इतनी आसान बात थी, क्योंकि 2017 से जो हेलीकॉप्टर लिफ्ट शुरू किया था जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू, वो जुलाई 2018 में बंद करवा दिया, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के हिसाब से जो रवीश कुमार ने कार्यक्रम किया था। तो जुलाई 2018 के बाद लगातार
पैरामिलिट्री फोर्सेस और पैलेटरी मिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, आर्मी के अंडर नहीं आते। तो उनके तरफ से होम मिनिस्ट्री को लगातार लेटर जा रहे कि हमको हेलीकॉप्टर दो, हेलीकॉप्टर दो। विंटर के समय के टाइम पे, जनवरी में जब बहुत, और दिसंबर में जब ज़्यादा स्नो होता है, तब उनको बाय रोड संभव नहीं होता, उनको हेलीकॉप्टर से जाना होता है। तो सत्यपाल मलिक बोलते, मुझे बोलते मैं हेलीकॉप्टर देता, क्योंकि मैं, जो स्टूडेंट्स होते कश्मीरी, जब उनको एग्जाम्स के लिए आना जाना होता है, अगर बहुत बर्फ़ होता है तो मैं देता हूँ, वो वाली बात है। दूसरी जो बात, नई बात पता चली, यहाँ कुछ इंटेल इनपुट्स आपको बताऊंगा, जो हमारे पास जैसे लोगों के पास आ गया था, वो सीएम नहीं थे तो गवर्नर तो थे, कोई सीएम था ही नहीं वो टाइम पे, ये 370 के बाद सत्यपाल मलिक के टेबल पे एक भी इंटेल रिपोर्ट आया ही नहीं। नथिंग केम टू हिज टेबल। ये इतना बड़ा, ये पूरा फ्रॉड है एक्चुअली। बट नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द लेफ्ट टू द सेंट्रिस्ट टू द रीजनल पार्टीज आर रेजिंग सिंपल इश्यूज विच पीपल लाइक मी हैव फाउंड इन आवर रिसर्च। बट नाउ कमिंग टू द एंटायर लेक्चर, ये पूरी लेक्चर के सामने और कुछ ऐसी ऐसी बातें आप देखोगे कि ये नैरेटिव इतना वीक है कि हम लोग, मतलब ये एक सामूहिक रूप से सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों से चैलेंज नहीं हुआ, वही बहुत बड़ी गंभीर बात है कि हम लोगों ने भी वो किस्म का चैलेंज नहीं किया। ओके, नाउ जब ये धमाका हुआ था तो मैं उस दिन रमाबाई नगर अंबेडकर में कार्यक्रम था, तो हम लोगों ने कंडोलेंस की मीटिंग भी की थी, और कंडोलेंस मीटिंग के बाद मैंने कुछ बात रखी थी। वो मीटिंग के बाद मुझे एक सीआरपीएफ का जवान मिला, और मैंने वो सीआरपीएफ के जवान, उसने जम्मू कश्मीर में काम भी किया था, तो मैंने उनको पूछा, भाई ये इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया? 5 से 7 लाख मिलिट्री हमारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जम्मू में है, जो कश्मीर में है। चप्पे चप्पे पे जो भी कश्मीर गया वो जानता है कि एक एक फुट पे सोल्जर मिलिट्री वाले होते हैं, तो ये हो कैसे गया? तो मैंने बोला कुछ तो प्रोसीजर होगा ना आपका, कि अगर एक लैंड कॉन्वॉय जा रही है तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो मैं इसके तरफ आऊँगा। तो ये हुआ था ब्लास्ट ऑन दैट डे, एंड कैरी ऑन अप, ओके, या बेसिकली लेट्स रिमेंबर 2019 इलेक्शन। 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान मोदी हार चुके थे, और ये जो नैरेटिव है, विधानसभा का इलेक्शन अलग, लोकसभा का इलेक्शन अलग, जो भी पोल्स वो टाइम पे आ रहे थे वो बोल रहे थे कि 282 सीट्स की 100 सीट कम होने वाली है। गोदी मीडिया खुद बोल रहा था। जीडीपी जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट, नीरव मोदी, चौकसी, रफेल का कांड, चौकीदार चोरी, वो पूरा नैरेटिव था। लोकसभा के जो पोल आ रहे थे वो बोल रहे थे कि मोदी की 100 सीट कम होने वाली है। इसलिए विधानसभा, लोकसभा, हम लोग जो परसेप्शन में फंसे हैं, मैं वो तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात कि कर्नाटक के चुनाव में आपको याद है लोकसभा में कितना मिला था बीजेपी को वोट? 51%। वो 51% से 36% पे आए हैं, और हम लोग बोल रहे हैं वो 36% की बात करें। दे लॉस्ट 15% फ्रॉम द लोकसभा टू द विधानसभा। ओके, तो तब भी वही बात थी, हम लोग तब भी 2019 के इलेक्शन के दौरान बोल रहे थे कि ये कुछ करने वाला है। और क्या क्या उसके पास ऑप्शंस है? स्टेज अ टेरर अटैक, रोना धोना, वॉर विद पाकिस्तान, कम्युनल राइट्स और एन असैसिनेशन प्लॉट। असैसिनेशन प्लॉट का उसने कर ही दिया था कि भीमा कोरेगा और ये वो वगैरह वगैरह, ये सब मुझे मारने आ रहे, आधे हमारे दोस्तों को अंदर डाल दिया जेल में। ओके, रोना धोना तो चलते रहता है उसका। वॉर विद पाकिस्तान की बात अभी चालू हो चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लोग लेकर रहेंगे, कल 2 दिन से जो चल रहा है। और स्टेज अनदर टेरर अटैक, स्टेज और अनदर टेरर अटैक का सत्यपाल मलिक बोल चुके हैं कि ये राम मंदिर पे हमला हो सकता है। आपने अगर उसका वीडियो सत्येंद्र पे देखा होगा तो, ठीक है। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं? अल कायदा, हिजबुत तहरीर और आइसिस, ये तीनों को यहाँ बना चुके हैं। अल कायदा के गुजराती एटीएस और यूपी वालों ने पकड़ा है बांग्लादेशी लड़कों को, ठोक ठोक के अल कायदा बना दिया है। ओके, और 6 जनवरी 2023 का उनका स्टेटमेंट है अल कायदा का कि हम लोग राम मंदिर को टारगेट करने वाले। वी आर स्टैंडिंग देयर। अगर राम मंदिर पे ये हमला हो जाता है तो हम लोग 2024 का इलेक्शन भूल जाओ, हम लोग सड़क पे पैर नहीं रख पाएंगे। मगर उसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अमित शाह और मोदी को लेटर लिखे, टारगेट पता है राम मंदिर, मथुरा, काशी, कुछ भी हो सकता है, और अल कायदा करने वाला है। इसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मत बोलना कि इंटेल अलर्ट नहीं था हमारे पास। ओके, देयर आर वेज वी कैन स्टॉप देम। बट नाउ कमिंग टू द पुलवामा लेक्चर, गो वन मिनट स्टॉप। और ऐसा नहीं था कि वो पुलवामा होने के बाद राजनीतिक दलों ने बात नहीं की थी, मगर सामूहिक रूप से बातें हुई। ममता बनर्जी के भी कुछ क्लियर कट स्टेटमेंट्स, राम गोपाल यादव, इनफैक्ट राज ठाकरे जब उसको समझ थी वो टाइम पे, वापस वो चला गया है,
मगर राज ठाकरे ने तो इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी थी, इफ अजीत दोवल इज इन्वेस्टिगेटेड देन ऑल द ट्रूथ अबाउट पुलवामा टेरर अटैक विल कम आउट। अगर अजीत दोवल का इन्वेस्टिगेशन हुआ, राज ठाकरे बोल रहे कि पूरा पुलवामा का सत्य बाहर आ जाएगा। और बेसिकली सीआरपीएफ ट्रूपर्स वर किल्ड इन द सुसाइड अटैक, वो पॉलिटिकल विक्टिम थे, ठीक है। जस्ट गो अप। वो बोल रहे राज ठाकरे, आई सस्पेक्ट समबडी इन द एस्टेब्लिशमेंट डिलिबरेटली अलाउड द अटैक टू हैपन। ये अटैक होने दिया है ये एस्टेब्लिशमेंट में से, ये राज ठाकरे बोल रहा है। ओके, इनफैक्ट राम गोपाल यादव क्या बोल रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा ऊपर जाइए, जिस कम डाउन। हाँ, राम गोपाल यादव का बोलना था जवान्स वर किल्ड फॉर वोट्स, और वो बोलते हैं कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर सरकार हमारी आ गई और अगर इसका इन्वेस्टिगेशन हो गया तो बड़े बड़े लोग जेल में जाने वाले हैं। यहां तक की बातें स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल पार्टी वाले समझ चुके थे, मगर जो तथ्य के आधार पर और जो सवाल खड़े होने चाहिए थे उसके बाद उन्होंने नहीं खड़े किए, फिर ये पूरा मुद्दा शांत हो गया। ना गो आप, ये है जनरल हुडा। मैंने उनको फोन भी किया था क्योंकि वो जो पूरी नैरेटिव थी कि 300 किलो आरडीएक्स आया है पाकिस्तान से, ओके, तो जनरल हुडा का जो बयान था कि द एक्सप्लोजिव्स मे हैव कम फ्रॉम विद इन, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो रोड वाइडिंग का काम चलता रहता है वहीं से ये आया होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, किसी इंडियन मीडिया ने उसको छापा नहीं। जनरल हुडा का नंबर ढूंढा, मैंने उनको फ़ोन किया, मेरा पूरा लेक्चर उनको भेजा, उन्होंने वहाँ तक किया। जो कुछ सीनियर आर्मी वाले इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल रांडे जो हमारे साथ है, वो सब ने कहा कि ये रिसर्च बहुत ही अच्छा है और इट इज़ अ वेरी गुड इनफैक्ट पूरा प्रेजेंटेशन। और ये मैंने मार्च में लिखा था, ये 4 साल पुरानी बात है, उसके बाद और भी बहुत काफ़ी बातें सामने आई है। यस, 1 मिनट। या नाउ द अदर पॉइंट कम्स के पुलवामा बालाकोट को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे इंडियन मीडिया ने किसी ने सवाल नहीं पूछा, इंक्लूडिंग एनडीटीवी वगैरह, वो टाइम पे भी सब थे ही अपने रवीश वगैरह, किसी ने कोई सवाल वो टाइम पे नहीं पूछे और वो नैरेटिव सरकार ही चली गई, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। बाद में फ्रंटलाइन ने जरूर किया और वो फ्रंटलाइन की आनंद भक्तों की मैं बात करूंगा। यस, नाउ कमिंग टू बिफोर आई स्टार्ट विद द फैक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बहुत ही अच्छे मतलब संजीव सूद जो क्रिश्चियन है, फॉर्मर एडीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ के, उन्होंने कहा कि प्यूनिटिव एक्शन बाय इंडिया मस्ट बिगिन एट होम अगेंस्ट नेग्लिजेंट ऑफिशियल्स। पाकिस्तान ने किया, जैश ए मोहम्मद ने किया, यस वो सब मामला है, मगर संजीव सूद बोल रहे हैं कि बेसिकली पहले प्यूनिटिव एक्शन तो लो, इंक्वायरी तो करो, कौन से अफसरों की जिम्मेदारी थी, वो तो हुआ नहीं। और मैं आपको और एक बात बताऊं, अभी पता चला कि जितने अफसर जिन पे जिम्मेदारी थी सबका प्रमोशन हो चुका है, दे हैव बीन प्रमोटेड। दिस इज वेयर वी आर। ओके, नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स, जस्ट गो अप बिट। या बेसिकली जब भी ये मूवमेंट होती है ऑन द रोड, एक तो पहले इतनी बड़ी मूवमेंट होनी नहीं चाहिए थी, वॉर आप प्रैक्टिकली एक वॉर जोन में हो, ठीक है, और अगर मूवमेंट भी होती है तो उसके कोई तरीके होते हैं। मतलब 75 अपनी गाड़ियाँ, बसेस, आर्मर्ड कार कितनी थी उसमें और नॉन आर्मर्ड कार कितनी थी वो भी अभी तक हमको पता नहीं है। ओके, तो अगर उसका होता है तो वो पैरामिलिट्री वाले जो सीआरपीएफ जवान मुझे मिले और बाद में जो संशोधन हुआ, और उसमें देवाशयम करके जो बेंगलोर के जिन्होंने ईवीएम वीवीपैट पे बहुत काम किया है, वो भी मेजर जनरल निकले, तो उनको भी मैंने मेरे नोट्स भेजे थे। तो ये जो पूरा जम्मू कश्मीर हाईवे है, श्रीनगर हाईवे है, उसको 24 आवर्स पहले पूरा वो लोग को सैनिटाइज करना होता है, पूरा रास्ता खाली हो। इसमें पहला काम होता है रोड ओपनिंग पेट्रोल का आरओपी, सैनिटाइज द एंटायर हाईवे, क्लियर द पाथ ऑफ लैंडमाइंस और आईडीज, बम ना हो, उस रास्ते पे कोई ट्रैफिक ना हो, ये होता है रोड ओपनिंग पेट्रोल आरओपी का काम। उसके बाद आता है राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स का काम होता है कि पूरे हाईवे पे 200-200 मीटर की दूरी पे एक जवान खड़ा होता है, और अगर बारिश या ज़्यादा आई का प्रॉब्लम है, आई कांटेक्ट का, तो 100 मीटर पे खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यूनिट होती है, और ये राष्ट्रीय राइफल का और एक काम है कि जो हाईवे पे जो छोटे छोटे रास्ते खुलते हैं वहाँ बैरिकेड लगाना, वहाँ की गाड़ियों का चेकिंग करना, हर एक इंसान जो होता है उसको बॉम्ब या हथियार या जो भी है, तो वो पूरा का पूरा इस किस्म से वो होता है, तब जाके वो लोग गाड़ियों को छोड़ते हैं, ठीक है।
और आखिरी काम होता है इसका द बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। ये जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, वो भी स्टैंड बाय पे होते हैं कि अगर कहीं बम मिला तो उसको ये करो। उनका भी काम होता है बम को ढूंढना। और एक बात पता चली है कि इतने बड़े कॉन्वॉय पे, खास करके मान लो कि इराक के अंदर अमेरिका ने कोई अपनी कॉन्वॉय निकाली, तो एक एयर कवर होता है हेलीकॉप्टर्स का, ड्रोन्स होते हैं, आज सब टेक्नोलॉजी मौजूद है, सैटेलाइट कवर होता है, ये कुछ भी उन्होंने नहीं किया। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बहुत बड़ा सवाल है। कल ही परसों ही मैं दिल्ली में था, एडवोकेट प्रशांत भूषण से ये डिटेल में ये सब बातें हुई है, क्योंकि ये सब बहुत बड़े सवाल है जो हम लोग को जवाब दो करके ये सरकार को पूछने चाहिए। ओके, तो पहला सवाल यही आता है, मैंने 17 तथ्य और कुछ सवाल करके ये आर्टिकल लिखा था। तो पहला सवाल आता है कि इतनी बड़े लेवल पे बारूद लेकर ये गाड़ी कैसे घूम रही थी, खास करके सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं कि 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही, तो कैसे संभव है? ओके, यस। या अभी दूसरी मैटर आती है, इस पर ऊपर जाइए आप। यस, या जस्ट कम, या फैक्ट टू। जो दूसरा जो फैक्ट है, हम सबको पता है कि जनवरी फरवरी में ये वहाँ बर्फ गिरना बड़े पैमाने पे हो गया था, ठीक है। और ये जो लेटर है वो 7 जनवरी को लिखा गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर था, ये बीएसएफ के तरफ से लेटर कि हमको M117 हेलीकॉप्टर दे दीजिए, क्योंकि बहुत लॉट ऑफ स्नो इज देयर। ओके, तो उनको मना किया कि हम लोग नहीं दे सकते, आप इंडियन एयरफोर्स से बात करो, ठीक है। 14 फरवरी को जब धमाका हुआ तो 21 फरवरी से वापस उनको दिया गया, नहीं तो जुलाई 2018 में उन्होंने रोक दिया था, क्योंकि ये प्लानिंग तब तक हो गई थी कि क्या क्या करना है, और फिर ये प्लान आगे बढ़ा। ओके, और उन्होंने सीआरपीएफ ने आर्मर्ड ट्रक्स की भी किया था। ये जो बसेस होती है हमारी, एसटी बसेस से बदतर हाल होती है, वो जो जिसके अंदर ही हमारे जवान बैठे थे, जिसको उड़ाई गई थी। तो ये लेटर है which was refused. The Minister of Affairs said we are not giving it. And Milind bhai, you shouldn't just जो ये मेरा लेक्चर है, you can all read it on your WhatsApp. मेरा एक और भी ऑडियो भी है which you can have a look at. Carry on up. Yeah. तो तीसरा जो तथ्य है कि 14 फरवरी को 2019 4 बजे सुबह ये गाड़ी 78 व्हीकल्स निकलती है, 2500 से ज़्यादा पर्सनल होते हैं, और वो नेशनल हाईवे पे निकल जाते हैं, और 3:10 पे ये पूरा ब्लास्ट होता है। 3:10 को दोपहर को ब्लास्ट हुआ था। ओके, और जो प्रिलिमिनरी जम्मू कश्मीर का जो रिपोर्ट आया कि एक बॉम्ब, एक गाड़ी थी जिसमें बॉम्ब था, वो स्पॉट पे थी, पता नहीं है, या उसने डायरेक्टली रन इन किया। इसका मतलब ही दोनों समझाता हो कि बेसिकली अगर ये गाड़ी ने ठोका होता तो एक वो तरीका है, मगर बॉम्ब को अगर उड़ाया होता तो जैमर्स का एक सिस्टम होता है, वे यू कैन नॉट डेटोनेट। तो ये जैमर्स थे कि नहीं, वो भी सवाल किसी ने नहीं पूछा है। ओके, एंड जो न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, कैरी ऑन अप, काफिले की 5वीं बस बुलेट प्रूफ नहीं थी, इसलिए बनाया निशाना। ओके, मतलब इस हद तक इंफॉर्मेशन कि कौन सी बस, क्या टाइम, किधर है, ये सब उनको पता था। मतलब ये बहुत बड़े सवाल है जो राजनाथ सिंह से लेकर मोदी को और डोवाल को जवाब देने चाहिए। यस, कैरी ऑन। अभी ये नैरेटिव तो बहुत ही कमाल का है। 5वां फैक्ट जो है, अगर आपको याद होगा, हमको पहली बार बोला गया था कि ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी ने ये धमाका करवाया था, याद है आपको? इट वॉज अ ब्लैक स्कॉर्पियो कार, जिसका चैसी नंबर, इंजन नंबर सब फाइल हो गया था, तो किसकी गाड़ी थी पता नहीं। उसके बाद नैरेटिव बदल जाती है, खाली कलर नहीं बदल जाता, मारुति को लाल गाड़ी हो जाती है। दिस नैरेटिव इज सो फ्लॉड, सो इजी टू एक्सपोज, मगर हम लोगों ने इसको सामूहिक रूप से किया नहीं, इसलिए अभी यह कतार पे खड़े कि मोदी और कुछ करने वाला है। ठीक है, तो काली कलर की गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी लाल कलर की मारुति को हो जाती है, और वो नई कार में बाद में चैसी नंबर वगैरह मिल जाता है, और सज्जाद भट्ट ट्रैक हो जाता है कि गाड़ी उसकी थी। ऑलराइट, यस, कैरी ऑन। फिर ये जो मीडिया का जो हाल है, तो 4 नैरेटिव आ जाते हैं, ये सब आई विटनेस अकाउंट्स है, काली गाड़ी भी लाल गाड़ी हो जाती है वगैरह वगैरह, ये सब आई विटनेस अकाउंट्स है। ओके, जो मीडिया में छप रहे थे, ये सबके लिंक्स है ऑनलाइन। तो 4 नैरेटिव आ गए हमारे पास कि एक तो जम्मू से जब ये काफिला निकला तब से गाड़ी पीछे थी, दूसरा है कि साइड से आई, तीसरी नैरेटिव के वो बाजू में खड़ी थी, ठोक डाला, चौथा नैरेटिव आया सामने से। मतलब 4 आई विटनेस, 4 रिपोर्ट, जो लेना मीडिया में से आप ले लीजिए। ओके,
And as I said, the car hit the bus or was it detonated? The question of the jammers, सातवां fact. Carry on. This is very, very important now, the intelligence warnings. आनंद भक्तों ने जो पत्रकार यंग पत्रकार है, हम लोग की भी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उसने, क्योंकि वो असिस्टेंट एडिटर है फ्रंट लाइन के, तो आनंद भक्तों ने एक पूरा स्टडी किया और उसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कश्मीर पे ही उसकी बीट थी, तो आनंद भक्तों के अपने सोर्सेज थे जहाँ से विसल ब्लोअर्स ने उसको डॉक्यूमेंटेशन दिया था, जिसके इंटेल अलर्ट्स के उसके पास फोटोग्राफ्स है, ठीक है। उसने बोला कि मैं ऐसा ही नहीं छापूंगा, मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए, तो उसको वो इंटेल अलर्ट्स के फोटोग्राफ्स है, जिसमें से ये एक इंटेल अलर्ट मेरे पास बहुत पहले आ गया था, दिग्विजय सिंह ने भी इसको ट्विटर पे चला था, बाद में सरकार ने इसको बंद करवा दिया था, ठीक है। तो बिटवीन Jan 2nd of January to 13th Feb, there were 11 इंटेल अलर्ट्स, 11 इंटेल अलर्ट थे, और वो 11 इंटेल अलर्ट में मुद्दस्सिर अहमद खान का नाम था, वो कौन से गांव में घूम रहा था, वो किस किस्म का टारगेट हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कि जो इंटेलिजेंस है उस पर आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि मुद्दस्सिर अहमद खान किधर घूम रहा था 22-23 दिन पहले आपको पता है, टारगेट आपको पता है कि किस किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, टारगेट मतलब किस प्रकार से ये ब्लास्ट हो सकता है, ओके। और इसमें आखिरी में आप देखोगे क्या लिखा है इधर, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपर्ली एज देयर आर इनपुट्स ऑफ आईडी मैटर मोस्ट अर्जेंट, मतलब रस्ते को सैनिटाइज करो, ब्लास्ट हो सकता है, ये मोस्ट अर्जेंट है। ये 8 फरवरी का इंटेल अलर्ट है, ऐसे 11 इंटेल अलर्ट थे फ्रॉम 2nd Jan to 13 February, ठीक है। सीआरपीएफ बोल रहा है हमारे पास कोई इंटेल अलर्ट नहीं आया, मिनिस्ट्री ऑफ ऑफेंस बोल रही कि हमने आपको इंटेल अलर्ट दे दिए थे, आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। यस, ओके। ऑन द 12th of Feb, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली मतलब 14 को अटैक हुआ और ये 12 का एक इंटेल अलर्ट है। 2 days prior to the attack, the Jammu Kashmir police shared another intel input with all the security agencies about a video uploaded on Twitter account 313_GT. ये 313 का मामला ये है, और एक में काम करता हूँ apart from my introduction, कि जो मुस्लिम कट्टरवाद है या मुस्लिम समाज में जो रिफॉर्म करना है वो भी अपना काम है। मनुवाद के खिलाफ लड़ना, हिंदुत्व को गाली देना आसान है, मगर जो मुस्लिम कट्टरवाद, इस्लामिक सुपरमेसिज्म और मुस्लिम समाज में जो रिफॉर्म की आवश्यकता है वो भी हम लोग जैसे साथी करते हैं काम जी। तो 313 का मतलब होता है, वो सुनील को भी पता है मेरे दोस्त को, कि वो जो बैटल ऑफ बदर या उहुद था जिसमें 313 सैनिक थे, प्रॉफिट मोहम्मद के साथ एक बड़ी सेना को हरा दिया था, तो वो 313 से प्रेरणा लेकर ये जिहादी लोग ये सब करते हैं। सो द पॉइंट इज दैट एक ये जो ट्विटर हैंडल है 313_GT, उस पर उन्होंने एक क्लिप बता दी थी कि अल शहाब सोमालिया में किस प्रकार से अपनी जीप या ट्रक से मिलिट्री के या गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर को भी उड़ाया वो लोगों ने, वो टाइप का अटैक इंडिया में हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड द डमी वीडियो, कि वो डमी वीडियो में कि एक गाड़ी आकर उड़ा सकती है, यहाँ तक उनके पास इंफॉर्मेशन था, वो सबको सर्कुलेट किया था कि इसी किस्म का अटैक हो सकता है, ठीक है। 10 फरवरी को ये 10वां जो फैक्ट है कि अमेरिका तो ये सब पता ही होता है, तो अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिकन के लिए कि बी सेफ, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर कुड बी अ टेरर अटैक इन जम्मू कश्मीर। अभी यूएस ने किस हद तक भारत की सरकार को बताया या किस हद तक वो लोगों ने मिलकर किया, वो एक अलग मुद्दा है, ओके। नाउ या क्योंकि इफ द यूएस हैड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, एक्शन इंटेल ऑन द डिड दे हैव द एक्शन इंटेल ऑन द टेरर अटैक, और इसलिए क्योंकि M4 मशीन गन्स जो अफगानिस्तान में यूज होते थे वो तो अभी जम्मू कश्मीर भी पहुंच चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। ये एक फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है, आनंद को भी पता नहीं था, न सत्यपाल मलिक को मालूम था। ये एक लिंक वो टाइम पे मिला था, वो लिंक अभी निकल चुका है, मगर जिस एरिया से ये टारगेट हुआ, जो आदिलदार गाड़ी लेकर आया, वो इलाके में एक दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ एक स्कूल में, 19 बच्चे घायल हुए, 5 श्रीनगर अस्पताल में लेके गए थे। अभी जिस इलाके में ब्लास्ट होता है उस इलाके में क्या होगा, आर्मी और पैलेटरी मिलिट्री फोर्सेस और भी कंट्रोल करेगी, लगभग कर्फ्यू हो जाएगा, मगर ये मटेरियल अभी भी नेट पे अवेलेबल है, ओके। सो लेट्स गो टू द 12th फैक्ट नाउ। ये आदिल अहमद डार, द सुसाइड बॉम्बर, ओके।
As per the CIB, Central News Bureau, Adil Dar was detained 6 times between September 2016 to March 2018 for pelting stones and on suspicion of links to terrorist organizations such as the Lashkar-e-Taiba. But you were never arrested. यार पूरा देख लो. Pulwama bomber was detained 6 times in less than 2 years. 16 से 18 तक उसको पकड़ा था. उसके लिंक्स हो सकते थे लश्कर-ए-तैयबा के साथ, मगर उसको कभी भी अरेस्ट नहीं किया. ठीक है. अभी उससे और खतरनाक बात आएगी. ये कश्मीर टाइम्स का एक रिपोर्ट है जिसमें एक मिलिटेंट फायरिंग हुई थी, जिसमें एक आदिल डार का नाम है. मैंने अनुराग रसीन को फोन भी किया था कि क्या वो ही आदिल डार है, क्योंकि अभी सिर्फ पत्थर मारने की बात नहीं, ये तो हिजबुल मुजाहिदीन का यूनिट के साथ वो फायरिंग कर रहा था. शी सेइंग आई कैन कंफर्म, बट दैट इज अ मैटर ऑफ समबडी. आई आस्क्ड माय फ्रेंड इन जर्नलिस्ट हु कि अगर यही आदिल डार है जो बंदूक से लड़ रहा था, तो क्या वो अरेस्ट हुआ था, क्या उनकी हिरासत में था, तब उनको छोड़ा गया ब्लास्ट करने के लिए? व्हाट इज द मैटर? ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट ऑफ एविडेंस है ये पूरे मामले को लेकर. जी कैरी ऑन अप. या सो द पॉइंट इज, ये सी ग्रेड में उसको रखा था. सी ग्रेड मतलब पत्थर फेंकने वाला. ए ग्रेड बी ग्रेड उनकी ग्रेडिंग होती है आतंकवादियों की. तो आदिल डार वॉज अ सी ग्रेड, मतलब बेसिकली पत्थर मारने वाला. मतलब पॉइंट इज, जब जब भी उसको पकड़ा था कभी उसको अरेस्ट नहीं किया. ऑलराइट. और क्या वो आखिरी में फाइनली उसी के नाम से ही पूरा हुआ है. अभी अपन हम लोग आएंगे अब्दुल रशीद गाजी. जस्ट गो अप. तो पहला जो मास्टरमाइंड था, क्योंकि मैं टीवी पे था, देखो जैश ए मोहम्मद ने तो बोल दिया हम लोगों ने किया है, बराबर ना. जैश ए मोहम्मद क्लियरली सेड वी हैव डन इट. देन व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट ओवर? बिकॉज आई बिलीव द एंटायर थिंग वाज पार्ट ऑफ अ बिग डील बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स. आप पाकिस्तान मिलिट्री ISI को दे दो, और दोवल के बहुत डीप संबंध इन लोग के साथ. जैश ए मोहम्मद एक नॉन स्टेट एक्टर है जो ISI के कंट्रोल में है. और बेसिकली जब हमारा वो जो हमारा प्लेन IC-814 99 में वाजपेयी जी के टाइम पे हाईजैक हुआ था, जब दोवल ही थे जिन्होंने अजहर मसूद को रिलीज किया था. अजहर मसूद ने उसके बाद जैश ए मोहम्मद तैयार की, और वही जैश ए मोहम्मद ने बाद में 2001 का आतंकवादी हमला पार्लियामेंट में किया था. और हम लोग देखेंगे कि बार बार आतंकवादी हमले ऐसे अच्छे टाइम पे होते हैं जिसमें से बीजेपी को फायदा होता है. वो भी हम लोग बात जानते हैं. ठीक है. तो पहला आया कि मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद है. बाद में पता चला कि वो 2000 जुलाई 2007 में मर चुका है. ओके. और इंडिया टीवी ने न्यूज कैरी किया था. इंडिया टीवी, पुलवामा टेरर अटैक, सिक्योरिटी फोर्सेस स्टार्ट मेजर एंड फॉर की कॉन्स्पिरेटर अब्दुल रशीद गाजी, लोकेशन ट्रेस्ड. मगर लोकेशन ट्रेस कैसा होगा, वो तो मर चुका है. ठीक है. ये नैरेटिव इतना शैलो है कि वी हैव नॉट, आई मीन आई एम स्टिल वंडरिंग हाउ कम वी डिडंट डू दिस फॉर 4 years. ओके. नाउ द पॉइंट स्टार्ट्स, इट गोज टू द नेक्स्ट. बिकॉज मैं टीवी पे होता था, मैं ये सब तमाशा देख रहा था. अभी इंडिया टीवी को कहां से पता? जो भी सोर्सेज आ रहे IB वगैरह से, वो उनको फीड करे, ये लोग डाल रहे टीवी पे. कोई मीडिया तो जमीन पे था ही नहीं ना, वो करेगा ये सब इन्वेस्टिगेशन. ओके. नाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, कमरान उमर हाफिज. ओके. सो अब्दुल गाजी का खत्म हो गया. उसके बाद वो लोग ने ये कमरान का चालू किया. और ये कमरान का यूनिफॉर्म देखते जाइए, उसका पूरा पोजीशन, उसके हाथ में क्या वगैरह, आप देखते जाइए. ये स्क्रॉल अप, ये नया मास्टरमाइंड बन जाता है. गो अप, कैरी ऑन. तो उसको एक शुभंकर मुखर्जी करके है जिन्होंने ये कहा कि उसके हाथ में ये सैटेलाइट फोन है, पुलिस ट्रेसर है, ये सब क्या है, ये कहा, ये रेडियो वगैरह, स्विच वॉच, व्हाट इज ऑल दिस स्टफ. अभी जाओ ऊपर. सॉरी, या ये एक ब्राजीलियन पुलिस वाला है, उसका यूनिफॉर्म पे कमरान का फोटो लगा दिया, और ये मास्टरमाइंड बन जाता है. दिस इज हाउ रिडिकुलस द एंटायर नैरेटिव इज. ओके. ओके फाइन. या कर या उसका नाम भी आएगा आपको. हिज नेम इज गुलेर्मो लियो. उसका वो नाम भी लिखा हुआ है जिसका ये सब चल रहा है मामला. ओके. या नाउ इट कम्स टू दी, हाँ, 14 नंबर का फैक्ट है कि जो बीजेपी का प्रेस मीडिया का सेल है, उन्होंने 14 फरवरी को और एक प्रेस रिलीज निकाली थी कि शोपियान में एक टेरर अटैक हुआ है, मगर CRPF ने उसको डिनाई किया. CRPF ने वो टाइम पे कुछ अच्छे भी काम किए थे, क्योंकि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को बहुत पीट रहे थे, तो उनको सबको बचाने का काम, और वो जो पूरा फेक नैरेटिव फियर का फैल रहा था, उसमें CRPF वालों ने उस पर काम भी किया था काफ़ी अच्छा. नाउ कमिंग टू दीज बसेस, दिस इज व्हाट एन आर्मर्ड कार शुड लुक लाइक. एक आर्मर्ड बस होता है ना, वो होता है. ये हमारे BS CRPF के लोग बैठे थे. ठीक है.
और नीचे हमारे मतलब जितने सीआरपीएफ का कीमत नहीं है इतना मोदी का सूट का कीमत है, ठीक है। Look at the conditions in which our paramilitary forces are functioning, CRPF, BSF and all that. All right? Yeah. Yeah. Questions? Okay, fine. So I've covered this. We'll go to the 16 number fact. Okay. अच्छा, इसमें भी बात आई कि इतना बड़ा कांड हो गया तो हमारी इंटेल कर क्या रही थी? जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में क्या बात करता है आपको मालूम है? जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर क्या बात करके आपको पता नहीं कि व्हाट ऑन अर्थ इज हैपनिंग। तो उन्होंने एक नई ये फ्लोट किया, जैश ए मोहम्मद यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू अवॉइड इंटरसेप्ट्स। तो एक YSMS टेक्नोलॉजी आ जाती है और वो एक नैरेटिव आ जाती है कि हम लोग इसलिए नहीं पता चला क्योंकि इनकी नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। ओके, अच्छा, नाउ दिस गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या जस्ट गो अप अ बिट। ओके, क्योंकि मोदी इज इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, एज आई सेड इट इज इम्पॉसिबल उसके पास सैटेलाइट फोन नहीं होना। ओके, फाइनली 6:46 PM को वो ट्वीट करते हैं और बाद में बाहर आते हैं, मगर 3:10 को धमाका होता है। अभी हमको पता है 57 मिनट में जो बोला कि 4:10 1 घंटे के बाद मोदी का फोन होता है फ्रॉम अ ढाबा। मोदी एक प्रधानमंत्री है, वो ढाबे से उसको हेलीकॉप्टर लेकर जाना था दिल्ली, या दोवल को भेजना था हेलीकॉप्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क के, मोदी जी आप दिल्ली आ जाओ, ठीक है। 5:10 पे रुद्रपुर यूपी में एक गांव है जहां एक बीजेपी की मीटिंग होती है। मोदी उस मीटिंग को फोन पे संबोधित करते हैं 5:10 पे। फाइनली 6:46 PM को मोदी एक ट्वीट करते हैं और बाद में वो बाहर निकलते हैं। और जैसे गोधरा के बाद उन्होंने, गोधरा कांड के बाद जो लाशें अहमदाबाद में लाई गई और पूरा चला गया पूरा, वैसी उसी प्रकार से सभी जो हमारे 40 शहीदों की लाशें हैं वो लाई गई दिल्ली एयरपोर्ट पे और वहाँ मोदी ने परिक्रमा किया। मैं बोला हो गया उसका काम, ठीक है। फिर वहाँ से ही पूरी बात चलती आगे। यस, नाउ लुक एट मोदी। आप देखो कि वो चौकीदार चौरे के जब नारे चले थे तो उसके क्या हाल थे, मगर टेलीग्राफ का स्टोरी देखो कि पुलवामा के बाद मोदी का चेहरा देखे और भैया अभी तो मैं आ गया, माई जॉब इज डन। क्योंकि आपको याद है कि अर्नब गोस्वामी का क्या व्हाट्सएप मैसेज था, आपको याद है किसी को? अर्नब गोस्वामी वॉज सेलिब्रेटिंग पुलवामा, हिज मैसेज वॉज नाउ वी हैव वन लाइक क्रेजी, अभी हम लोग जीत चुके। ओके, और बालाकोट के 3 दिन पहले अर्नब को पता था इसे कुछ बड़ा समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, विच इज अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, विच राहुल गांधी हैज सेड कि अमित शाह, मोदी, एयरफोर्स चीफ, हु द हेल टोल्ड, अगर अर्नब गोस्वामी को पता है तो पाकिस्तानी इंटेल को तो पता ही होगा। तो दिस इज अ टोटल वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। Okay, now coming to the surgical strikes. ये किताब है called the Spy Chronicles by दुलात, जो हमारे sorry, हाँ, this is a book called the Spy Chronicles, 2018 की किताब है, जिसमें दुलात जो हमारे रॉ चीफ थे और दुरानी जो ISI के चीफ थे, ये दोनों ही की लिखी हुई किताब है। दोनों के एक आदित्य सिन्हा करके जो पत्रकार है, उन्होंने दोनों को बिठा कर ये पूरा इंटरव्यू करवाया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कि हाउ एट टाइम्स दी ISI एंड रॉ एक्चुअली वर्क टुगेदर। ओके, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स पे एक चैप्टर है पेज नंबर 2010 पे। तो दुरानी और दुलात ये बोल रहे हैं कि कभी कभी तो बहुत तनाव बढ़ जाता है बॉर्डर पे, जैसे 26/11 मुंबई का हो गया। ओके, वो तो एक वॉर सिचुएशन है, या कभी गले कट जाते हैं तो वो टाइम पे आप क्या करोगे? उरी का कांड हो गया, ओके, या कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था बहुत सारे इस किस्म के हादसे। तो दुरानी बोलता है दुलात को, तुम मुझे वो टाइम पे फ़ोन करो, मैं तुमको बताऊंगा कि मुजफ्फराबाद में तुमको कहाँ टारगेट करना है, ज़्यादा नुकसान मत करना, तुम बहुत नुकसान क्लेम करो। मैं बोला कुछ नहीं होगा, 3 दिन के बाद न्यूज़ साइकिल खत्म हो जाएगी, मामला ठंडा हो जाएगा, दैट इज इट। दीज आर कॉल्ड कोरियोग्राफ्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स which is an understanding between both the governments. Okay? और सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया है, पहले कांग्रेस के टाइम में भी ये सब हुआ है, जिसमें शिवशंकर बैनर्जी का उसमें स्टेटमेंट भी है। बट दैट इज अ वे टू लोअर द टेंशन, विच इज आई थिंक फाइन। ओके, बट दैट इज व्हाट बालाकोट वाज ऑल अबाउट। ओके, ना बालाकोट को लेकर बेसिकली राजनीतिक दलों को बहुत परेशानी होती है, एंड इट इज फाइन दैट दे डू नॉट रेज,
मगर जन आंदोलन करके तुमको ये सवाल खड़े करने चाहिए, और उसमें दो ही सवाल है। ओके, एक है कि हमको सबूत दीजिए कि आपने कितनों को मारा, और दूसरा हमको सबूत दीजिए कि आपने जैश ए मोहम्मद के कैंप को बालाकोट में मारा। ये दो ही सवाल है, सिंपल है। ओके, जहां तक कितनों को मारा, तो जो स्पोक्स पर्सन है आलूवालिया बीजेपी के, उन्होंने बोला 0 को मारा। ठीक है, 0 को मारा। अमित शाह बोलता है 250 को मारा, अर्नब गोस्वामी 300, अंजना ओम कश्यप बोली कि 350, ये सब उनका चलता रहा। मगर व्हाट डिड दी एयर चीफ मार्शल MS धनोआ से इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द 1 और 4 मई? 1 और 4 मई को 2 पत्रकार परिषद हुई। MS धनोआ एयर चीफ मार्शल को जो पूछा गया कि आपने कितनों को मारा, तो वो बोलते हैं कि इट इज नॉट आवर जॉब टू काउंट द नंबर ऑफ डेड, वो हमारा काम ही नहीं है। तो मोदी तो हमारे देश में कुछ गिनती नहीं होने देता, यहां सेंसस नहीं होता, तो वहां कौन गिनती करेगा? ओके, सो द पॉइंट इज दैट व्हाट रियली हैपेंड इन बालाकोट, अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जेम्स डिफेंस वीकली, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन, द गल्फ न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल किया था उस पर, इवन अल जजीरा एंड रॉयटर्स, जितने भी इंटरनेशनल अखबार थे जमीन पे, सबने कहा कि मेन हेडक्वार्टर पे कोई हमला नहीं हुआ, 10 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट है, 7 झाड़ गिरे, कौवा मेरा और एक आदमी थोड़ा इंजर हुआ, दैट इज ऑल दैट हैज हैपेंड। और अल जजीरा और रॉयटर्स के पत्रकार वहां के अस्पताल में गए थे, अगर 3000 मरे होते तो 3000 घायल हुए थे, खून की खून, एम्बुलेंस, इट हैव बीन केओस, दिस कुड हैव ऑल बीन सीन ऑन टेलीविजन अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, so the other point being that can it be proved very easily by the government of India कि we hit that target? और अभी हम we'll come to the SPICE laser guided missiles, just carry on। अच्छा, मोदी ने उसमें और भी कुछ गड़बड़ी की थी, आपको याद होगा। उसने बोला कि अगर हमारे पास आज राफेल के फाइटर होते तो रिजल्ट अलग होता। तो पाकिस्तानी मीडिया चालू हो गई, तब तो बोल ही रहा आपने नहीं मारा, तो वो एक सेल गोल मोदी ने किया था। और दूसरा ने बोला कि पाकिस्तान के सैटेलाइट से बचने के लिए आप बादल में से छुप छुप कर जाइए। This is what he had actually said. Okay, it is unbelievable. So yeah, so now the point is that yeah, so just go up, just come up, we'll go to the SPICE missiles, क्योंकि ये सवाल जो मार्टस के परिवार है वो भी पूछे कि हमको प्रूफ दो कि आपने मारा, क्योंकि वहीं वो पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स वहीं से आ रहे थे, मगर हमारी हम लोग ढूंढ रहे थे उसको। तो हमारे एक फाइटर जेट को मिल चुका था और बाद में उसको उड़ा दिया था। वो प्रूफ 99 का आज तक हमारे पास है, जो उड़ा दिया प्लूम्स ऑफ स्मोक, वो पूरी कैंप को बर्बाद कर दिया, वो आज तक हमारे पास एविडेंस है। 20 साल के बाद 1999 टू 2019 मोदी सेइंग दैट हम लोग, मतलब उसका स्टेटमेंट एक जगह पे कि जो लोग वो वीडियो एविडेंस मांग रहे हैं कि हमारे जवान वीडियो कैमरा लेकर जाएंगे, दैट इज व्हाट ही सेइंग, दैट इज व्हाट ही सेइंग एक्चुअली। ओके, सो द पॉइंट इज के नाउ वी सी दिस वीडियो ऑफ हाउ प्रिसाइज द टारगेटिंग इज। चालू करो। Enemy forces are launching a coordinated offensive on our country. Operation Counterstrike will commence in the next few minutes. Our main goal is to destroy a variety of high-value enemy targets. To defeat the threat, all of our platforms must be mobilized. The SPICE family, the ultimate precise standoff weapon, is ready for the challenge. Using a variety of accessible imagery and topographical data sources, the missions are easily planned by our squadrons. Mission data is stored onto a memory cartridge and loaded to the weapon. Introducing the SPICE 2000 Guidance Kit. The SPICE 1000 Guidance Kit. The pilot selects the preloaded mission with its specific defined target, attack direction, and hit angle. To minimize and eliminate aircraft attrition, SPICE, with a standoff range of over 60 kilometers, is launched outside of the enemy's surface-to-air defended area. After release,
SPICE uses its unique scene matching technology to match the seeker's real-time imagery and to the target's pre-planned reference data in order to identify the target and lock onto it. This advanced capability ensures that SPICE overcomes any possible GPS jamming. The scene matching technology enables pinpoint accurate target hit, and when coupled with high attack angle, it facilitates penetration of hardened targets. The SPICE is a combat-proven weapon, and its technologies have already been successfully employed in adverse weather and low cloud base. The attack azimuth and impact angle are defined in order to enable target-specific hit requirements, such as a bunker on a hillside. This is the kind of evidence you'll have if there was a strike. जो उन्होंने अटैक किया ना, ये टाइप का एक्चुअली एविडेंस है। सॉरी, ये जो मुंडो थालो का अटैक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा नेट पे। वो जो अटैक हुआ वो आपको इतनी तकलीफ उसे जन्म देते हुए नहीं हुई, उतनी तकलीफ आज। बंद करो, ओके। ये भी थोड़ा बता दो। May of 1999, when troops of the Pakistan Northern Light Infantry Regiment occupied peaks overlooking the Indian town of Kargil, Dras and Batalik. From those peaks, the troops were able to monitor traffic on the Srinagar-Leh highway and direct accurate artillery fire on the highway to choke off supplies to the Indian troops in Siachen, which Pakistan hoped to occupy. The Indian Army responded with direct assaults and intense shelling, but the going was tough. The Indian Air Force joined the battle on the 26th of May 1999. But despite heavy bombardment, it appeared that the Pakistani troops were well entrenched, receiving supplies and reinforcements from a base that had to be located. Reconnaissance Canberra, sent to locate the base, was hit by a Pakistani Stinger missile and returned to base with one engine only. MiG-25s were sent for high-altitude reconnaissance, but the supply base was not located. One day, a Jaguar pilot in a recce mission saw something that caught his eye. He turned around and photographed the feature. This turned out to be the now famous photo of the Pakistani supply dump at Manto Darlo with over 100 tents, living quarters for hundreds of men and supplies for months of war. The only way this target could be hit would be by laser-guided bombs. This is where the Mirage 2000s at Gwalior came into the picture. The Mirage 2000 carries a target designation pod called the Atlas Pod, or Advanced Tracking and Laser Illumination System. This pod shines a laser light on a target from many kilometers away. The laser reflections are picked up by a guidance kit attached to a bomb, and the guidance kit guides the bomb to the target. On the 17th of June, suitably equipped Mirage 2000s took off towards the target. The target was identified
30 kilometers away. The laser illumination was turned on at 15 kilometers and the bomb dropped from 8 kilometers away. From that point, it was an agonizing 30-second wait before the bomb would hit the target. But the men in the Pakistani camp who had brutally murdered squadron leader Ahuja and tortured Lieutenant Saurabh Kalia were about to pay for their crimes. Then the bomb struck. Silent. बेसिकली अगर बालाकोट होता तो ये सब एविडेंस हमारे पास होता, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, एंड द मुंठो डालो इज स्टिल अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. 99 का जो वीडियो है वो आज तक है, मगर ये लोगों ने एक वीडियो अपलोड नहीं किया है बालाकोट को लेकर. ओके, सो दैट इज़ दी सिंपल स्टोरी एज फार एज दैट इज़ कंसर्न. और एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो दविंदर सिंह का है, जो बार बार वो पकड़ा जाता है, आतंकवादी हमले इन्वॉल्व होता है. 2020 में वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको पकड़ा था क्योंकि वो जो हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको पकड़ा था, मगर उसको बार बार सरकार प्रोटेक्ट कर रही है. मतलब राइट फ्रॉम द पार्लियामेंट अटैक टू फुलमामा के भी कुछ महीने पहले दविंदर सिंह को यहाँ पोस्ट किया था. राइट, सो देर आर वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चंस ऑन दिस एंटायर मैटर. तथ्य भी बहुत है हमारे पास और सवाल भी वो सवाल ऐसे तथ्य और सवाल है जो अगर देश के सामने आ गए तो मोदी को 2024 में बचना बहुत मुश्किल है. ओके, दूसरी बात है, रणनीति की बात बता दूं कि सत्यपाल मलिक से तो ज़रूर बात हो रही है, वामपंथी दलों से मीटिंग हो गई है, नाना पाटोले से डिटेल में बात हुई है पूरे मामले को लेकर. वी आर ट्राइंग टू टेक इट हायर. 29 जुलाई को दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हम लोग करने वाले हैं, जहाँ राजनीतिक दल को बुलाकर ये बातें पूरी उनके सामने रखे. दूसरा कि जैसे अडानी को लेकर राजनीतिक दलों ने जेपीसी की डिमांड की, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, वैसे ही फुलमामा पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट बननी चाहिए. अच्छा, इस पूरे दौरान में क्या कोई इंक्वायरी हुई है? एक इंक्वायरी हुई है, जो ये पूरे कांड में जो F-16 और हमारे ये जो हुआ था, ठीक है, जिसमें अभिनंदन को बाद में 24 घंटे में छोड़ा उन्होंने, मगर उसमें एक हमारे हेलीकॉप्टर गिराया था जो हम लोगों ने खुद ने गिराया था, बराबर ना. एक फ्रेंडली फायर में एक इंडियन हमारी IF की मिसाइल ने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया, जिसमें 6 हमारे एयरफोर्स के शहीद हो गए. उसकी इंक्वायरी हुई, उसमें जो जिम्मेदार थे अफसर, उस पर मुकदमा चला है, उनको सजा हुई है. तो 6 लोग मरे, उस पर पूरा इंक्वायरी हुआ. फुलमामा में जो 40 हमारे शहीद हुए, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डिमांडिंग. हैव एन इंक्वायरी. जो भी हमारे लोग इसमें शामिल है, जिनकी जिम्मेदारी थी, इंटेल अलर्ट थे, मुदस्सिर अहमद खान का नाम था, कौन से गांव में पता था, आदिलदार का भी आपने देख लिया है. नैरेटिव ऑफिशियल बहुत ही वीक है. ये सबको लेकर अगर हम लोगों ने सवाल खड़े कर दिए देश के सामने, तो फिर देश की रणनीति राजनीति बदल जाएगी. क्योंकि दिक्कत ये है कि सब लोग बोल रहे वो कुछ करने वाला है. 2019 में हमको पता था वो ये नहीं सोचा तो फुलमामा करेगा, ये लगा था कि, मगर अभी जो 2-3 बातें आ रही वो बहुत ही खतरनाक है. कि अगर उसने राम मंदिर को, जैसे सत्यपाल मलिक ने बोल दिया कि वो राम मंदिर पे भी गोला फेंक सकते हैं, अगर राम मंदिर को टारगेट कर दिया तो 2024 का चुनाव 300 नहीं 400 लेकर आएगा. वो साउथ इंडिया बच जाएगा, बाकी का सब उनके हाथों में चला जाएगा. बट दिस कैन बी स्टॉप्ड. इट कैन बी स्टॉप्ड. एज आई सेड, वी हैव टू टेल द गवर्नमेंट, राइट लेटर्स टू द गवर्नमेंट. अलकायदा ने कहा है राम मंदिर टारगेट में, राम मंदिर, काशी मथुरा, जितने बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर है उसको आप बराबर से सिक्योरिटी दीजिए. बाद में बहुत बोलना है कि सिक्योरिटी फेलियर, इंटेल फेलियर हो गया. ठीक है. दूसरी बात यह कि अगर हम लोग ने, क्योंकि अभी जो अमेरिका से लौटा है मोदी, तो दे कुड बी अ डील बिटवीन द पाकिस्तान मिलिट्री एंड मोदी एज वेल फॉर अ IPL काइंड ऑफ फिक्स मैच. अगर वो 15 दिन का भी फिक्स मैच हो गया बॉर्डर पे, तो भी बहुत परेशानी होनी है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का इतना बड़ा एजेंडा बन जाएगा कि सब बाकी के सवाल ढक जाएंगे. मगर अगर फुलमामा का नैरेटिव और आर्मी वाले कर्नल राणा जी जैसे लोग के कारण और भी जुड़ रहे, और भी आर्मी वाले जुड़ रहे पूरे मुहिम के साथ, अगर आर्मी वालों ने लीड कर लिया ये पूरे मुहिम को, तो फिर ये नैरेटिव बन जाएगा. और मैं तो मानता हूँ ये आर्मी वालों की और पार्लियामेंट्री फोर्सेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि वही शहीद हुए थे, हम तो उनके साथ खड़े. धन्यवाद साथियों. ऊपर बैठेंगे,
ब्रांडे जी को बुलाएंगे।